नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी चर्चा होगी वह छठी सदी ईसा पूर्व या महाजनपद काल की राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति पर होगी और आर्थिक स्थिति पर होगी। तो आज दोनों क्लास में साथ में ही लूँगी, ठीक। यानी अगर वीडियो बड़ी बन जाती है तब तो 2 क्लासों में बन जाएंगी, और नहीं तो एक ही वीडियो में मैं राजनीतिक और आर्थिक दोनों बातें एक वीडियो में बना दूंगी, ठीक। तो चलिए अब आगे मैं अपनी चर्चा करती हूँ। यहाँ पर मैंने हेडलाइन देखी, इतना लंबा चौड़ा हो गया। यहाँ आर्थिक नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन जब आर्थिक पे आऊँगी तो आर्थिक, राजनीतिक हटा के आर्थिक लिख दूँगी। अगर नहीं लिख पाए कभी कभी भूल से तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग समझ जाएगा, क्योंकि बातें तो मैं आर्थिक के बताऊँगी ना। चलिए, हाँ बेटा, आपको कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है तो बता दीजिए, नहीं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ूँ? चलिए ठीक। तो आप लोगों का मैसेज मेरे पास आता है और अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरे पास कमेंट भेजे हैं। और एक मैसेज आया था विजय यादव जी कि मैं जो पढ़ाती हूँ आपको और किताबों में नहीं मिलते। तो देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप मुझे देख के आप अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे कि मेरे और आपके उम्र में अंतर होगा, तो यानी कि काफ़ी साल हो गए होंगे ना मुझे पढ़ते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह मिल जाती हैं तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन चीज़ों को अपने इस पढ़ाने के दौरान मैं समाहित कर लेती हूँ। तो आप नागवंश के वीडियो पर मैसेज भेजे थे, तो देखिए नागवंश संबंधित जो बातें थी आपकी, तो ये बात सत्य है कि किताबों में बहुत कम लिखा गया है। खैर उनके बारे में बहुत कुछ भी है, ठीक, बहुत कुछ है। अब वो कम लिखने का कारण ये है कि यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं। मैंने आपको शुरुआत में इसी वजह से एक अलग से बता दिया था पहले 10-15 मिनट में कि यहाँ से 6 से 7 प्रश्न सिर्फ बनते हैं और वहीं बार बार घुमा फिरा के कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक। तो अगर वहाँ से प्रश्न नागवंश से या कहीं से भी जिस भी टॉपिक से प्रश्न अगर ज़्यादा पूछने की प्रवृत्ति हो जाती है आयोग के जरिए, तो वहाँ के बातों को लेखक ढूंढ ढूंढ करके लाता है और किताबों में छापने लगता है। अगर मान लीजिए नागवंश की बात हमने आपको बताई, अगर वहाँ से प्रश्नों की प्रवृत्ति ज़्यादा बन जाए, प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए, है ना, प्रश्नों की अगर संख्या बढ़ जाए परीक्षा में, तो सारे के सारे लेखक उसी वंश पे जुट जाएंगे। कहाँ है, क्या है, कैसे है, ढूंढ ढूंढ के निकाल के आप लोगों के सामने परोसने लगेंगे, ठीक। तो अब बात मेरी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। देखिए, इस छठी सदी ईसा पूर्व और महाजनपद में बहुत सारी बातें मैं बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक। लेकिन एक टॉपिक के रूप में ना आपको पास अलग से नोट्स होने चाहिए। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर समझाऊंगी, उसके बाद कुछ बातों को मैं लिखवा दूंगी, ठीक। तो इससे जल्दी हो जाएगा। चलिए, इस काल का मतलब छठी सदी ईसा पूर्व या महाजनपद काल, ठीक। यहीं पर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आप समझते रहिए, आप लिखना हो तो लिखिए, नहीं मत लिखिए, मैं इसे लिखवा दूंगी, ठीक। आप सिर्फ समझिए, क्योंकि बहुत सी बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस काल में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक
दोनों प्रकार ठीक, लाइए ठीक से ही लिख देती हूँ। दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। दोनों प्रकार की क्या थी? शासन व्यवस्था थी। दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था, ठीक, व्यवस्था थी। उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। इस काल में उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था, ठीक। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से लोग बन जाते थे, ठीक। इस काल में हमने क्या, इस काल में गणतंत्रात्मक और इस काल में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम देखने को नहीं मिलता, ठीक। थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा सा एक बात और। एक दो मैसेज मेरे पास आए हुए थे कि मैं आप लोगों को लिखवाऊं भी, यानी कि मेंस के लिए। देखिए, मैं मेंस की क्लास तो नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि समय नहीं मिलता। मैं इसी में इसको ही पूरा करवा दूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, एक बात आपको तरीका ज़रूर बताती हूँ कि आप में से जो भी कहीं मेंस देना चाहता है इतिहास विषय से, तो वह जो PCS IS का नहीं, सिर्फ PCS का, जो PCS ऑप्शनल में चलता है ना, PCS में हिस्ट्री ऑप्शनल में जो होता है उसकी ही आप बुक ले आएंगे, ठीक। उसको पढ़ लेंगे तो आप जैसे JIC हो तो उसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक। और अगर ये भी नहीं होता तो जो मैं लिखवाती हूँ ना, आप लोगों में पॉइंट में लिखवा रही हूँ, ठीक। आप क्या करेंगे, उसे इसी को पैराग्राफ में बदल देंगे, ठीक। यह एक तरीका है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे कि सही है। तो और इसी से थोड़ा सा एक दो लाइन और बढ़ जाता है उसमें, ठीक। इसी वजह से मैं आप लोगों को तथ्यों के साथ साथ समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक वो किताब ले आएंगे PCS लेवल की, ठीक। PCS की जो ऑप्शनल में जो वैकल्पिक विषय इतिहास चलता है उसका आप ले आएंगे मेंस का, ठीक। उसको आप देखेंगे क्या किस चीज़ के लिए क्या उत्तर दिया गया है, यानी कैसा प्रश्न है और कैसा उत्तर है, आप वहाँ से तैयार करेंगे। दूसरा, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ अगर वो भी नहीं कर सकते, जो मैंने ये अभी तक मैं जो पढ़ाऊँगी आगे भी, उसको आपको जो मैं पॉइंट में लिखी हूँ ना, लिखवा रही हूँ आपको, उसी चीज़ को पैराग्राफ में बना लेना है, ठीक। बस उत्तर लिख देना है, इतना तो आप लोग समझदार हैं। इस काल में मुद्रा के रूप में समझते रहिए, मैं समझा रही हूँ। इस काल में मुद्रा के रूप में कर नियमित हुआ था, यह बात पहले भी बताई हूँ। इस काल में मुद्रा के रूप में कर क्या हो गया, नियमित निश्चित या नियमित वही एक ही होता है, नियमित हुआ था, ठीक। यह बात पहले भी हमने बताई। अब ये जो कर है, जब कर नियमित होता है तो राजपद मजबूत हो जाता है, ठीक। जब कर नियमित हुआ
हुआ तो क्या हुआ, राजपद मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। ठीक, अब ये जो राजपद मजबूत, ये कर की बात है। ठीक, ये कैसे, कर से। अब थोड़ा कर जो है यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, इसका हम यहाँ कर की बात कर रहे हैं। उस समय कर कितने रूपों में था, कर भाग के रूप में था, भाग। ठीक, भाग, बलि और कर के नाम से भी था, कर इस तरीके से था। और ये राजपद ये किसको मिलता था भाई, ये राजा को मिलता था ना, राजा लेता था। ठीक, जब ये कर राजा को मिलने लगा तो प्रशासनिक सैनिकों या कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। यह बातें पहले भी बताई हूँ, लेकिन ये लिखवाने के लिए भूमिका आपको लिखने के लिए यह काम आएगा। ठीक, यहाँ जब कर मिला तो प्रशासनिक सैनिकों या कर्मचारियों मैं लिखवाऊंगी, आप समझते रहिए बेटा। ठीक, लिखे नहीं हैं। कर्मचारियों की क्या हो गई भाई, नियुक्ति होती है। ठीक, नियुक्ति जब कर मिला तो प्रशासनिक सैनिक और कर्मचारियों की राजा क्या कर सकता, नियुक्ति कर सकता था ना, नियुक्ति कर सकता था। ठीक, और काम की अधिकता होती है। जब नियुक्ति हो रही है तो काम की क्या हो रही, अधिकता भी हो रही है। काम की क्या हो रही है, काम की अधिकता हो रही है, अधिकता। ठीक, अधिकता जब हो रही है तो राजकीय, भाई किसी काम को अधिकता हो रही है तो कौन सा काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका लेखा जोखा करते हैं और उस पर क्या करते हैं, उसको पक्का करने के लिए स्टाम्प लगाते हैं ना, मोहर। ठीक, तो राजकीय मोहर, राजकीय मोहर, मोहर और लेखन। लेखन कला क्या हुआ, लेखन कला का क्या वही विकास हो जाता है। अब जब लेखन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लिखाई होने लगी तो सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकला, यहाँ से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। इतिहास लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, यहाँ से इतिहास लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, मिल रहा है। बात समझ में आ रही, क्योंकि यह बात तो पहले कई बार बता चुकी हूँ ना। ठीक है, अभी लिखिए मत, लिखवा दे रही हूँ। अब यहाँ पर जो वैदिक काल में जो सभा और समिति थी, इस 6ठी सदी ईसा पूर्व में या महाजनपद काल में समाप्त हो जाती है। इसका कोई भी आवश्यकता नहीं रहता है। वैदिक काल की सभा समिति समाप्त हो जाती है। यहाँ पर यही लिख देते हैं, वैदिक काल की सभा समिति क्या होती भाई, समाप्त हो जाती है, समाप्त। ठीक, अब ये जो आपको हमने समझाया, अब चाहते हैं तो लिख स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नहीं, आप इसको मैं बोल दे रही हूँ, मैंने समझा दिया, क्योंकि बहुत बार ये बातें मैं बता चुकी, लेकिन आपके पास एक लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, लिख लीजिए इसको, मैं बोल रही हूँ, ठीक रहेगा ना। देखिए, इस काल में भाई यूट्यूब के लोग, मेरे विद्यार्थियों, आप लोग भी लिख लीजिए इसको। आज लिखवाने का मन नहीं है, ठीक, तो लिख लीजिए। क्या हुआ, नहीं आज लिखवाऊंगी बेटा, लिख लो थोड़ा सा। इस काल में नंबर 1 डालिए, पॉइंट डाल के लिखेंगे, ठीक। इस काल में राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की
शासन व्यवस्था थी, अर्थात राज्य थे। दूसरा नंबर, इस काल में उत्तराधिकार के किसी निश्चित नियम का अभाव था, अर्थात कोई स्पष्ट नियम नहीं था। हो गया दोनों? फिर से सुन लीजिए दोनों लाइन। पहले नंबर पे हमने ये बोला है कि इस काल में राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी, अर्थात राज्य थे। दूसरे नंबर पे बोला है इस काल में उत्तराधिकार के किसी निश्चित नियम का अभाव था, अर्थात कोई स्पष्ट नियम नहीं था कि किसके बाद कौन राजा होगा। आगे तीसरे नंबर, आगे बोलूँगी आगे आगे तो आप नंबर डाल लीजिएगा, ठीक। तीसरे नंबर, इस काल में परस्पर संघर्ष तथा राज्य विस्तार का प्रचलन था, जिसकी चरम परिणति मगध साम्राज्य में देखने को मिलती है। इस काल में परस्पर संघर्ष तथा राज्य विस्तार का प्रचलन था, जिसकी चरम परिणति मगध साम्राज्य में देखने को मिलती है। चौथे नंबर, हो गया। इस काल में राजपद मजबूत हुआ तथा राज्यों का तीव्र विस्तार हुआ। राज्यों का, फिर से सुन लीजिए, इस काल में राजपद मजबूत हुआ तथा राज्यों का तीव्र विस्तार हो रहा है, जिसका सबसे प्रमुख कारण कर प्रणाली का व्यवस्थित होना था। भाग, बलि तथा कर इस काल के प्रमुख कर थे। पांचवें नंबर पे लिखिए, पांचवें नंबर पर, उत्तर वैदिक काल में जहां एकमात्र राजस्व अधिकारी था, फिर से, उत्तर वैदिक काल में जहां एकमात्र राजस्व अधिकारी की जानकारी मिलती है। भाई आप बार बार बदलवाओगे तो प्रश्न कुछ बदल जाते उत्तर, ठीक। वहीं इस काल में लगभग आधे दर्जन राजस्व अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में एक राजस्व अधिकारी था, ठीक। और यहाँ पर आधे दर्जन हो जाते हैं। आधे दर्जन का मतलब, एक दर्जन कितना होता है पता है ना? दर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दर्जन को इंग्लिश में? और एक और शब्द आता है ना इंग्लिश में, अगर वो 12 के बजाय 13 हो गया तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, एक जो है राजा था, आइए कहानी सुना देती हूँ। एक राजा था, वहाँ मतलब रोटी वाली, अब जगह हो क्या करोगे जान करके, वह रोटी वाली बात थी। तो डबल रोटी जो ब्रेड होता है, पाव, तो उसको शायद वेकस डजन बोलते हैं ना इंग्लिश में। 13 मतलब 12 के बजाय 13 संख्या की बात बोल रहे हैं, वेकस डजन बोलते हैं शायद। तो अब वहाँ ये था कि वो बड़ा ईमानदार राजा था। अब वो राजा कहा कि दर्जन है जब 12 है तो मेरे राज्य में, मेरे देश में कोई किसी प्रकार की धोखा नहीं होना चाहिए और वो अच्छे तरीके से बाजारीकरण होना चाहिए। बाजार पर पूरा नियंत्रण कर लिया और
जब ये पाव बनता था तो 1 दर्जन 12 की गिनती में जाता था, और वो इतना उसका साइज़ था कि गिनती के साथ साथ वो वज़न में भी उतना ही आता था। अब हुआ क्या कि भाई जब पाव बना ब्रेड, तो वो 2-4 दिन के बाद भाई बना दुकान में, फैक्ट्री में बनी, और उसने 12 तो डाल दी, और उसके तौल में भी सही आ रही है कि 12 गिनती है तो तौल में सही आ रही। और फिर उसने क्या किया कि पैकिंग करके मार्केट में अपना बेच दिया। जब जनता के पास पहुंची तो राजा ने अपना देखा, कहा कि ठीक है ज़रा इसका तौलवाओ। अब वो 12 तो था, फैक्ट्री से तो 12 निकली थी और वज़न में बराबर थी, लेकिन वह 2 से 3 दिन में थोड़ा वो सूख गया, तो वज़न क्या हो गया उसका, कम हो गया। और जब कम हो गया तो वो राजा बुलवाया कि क्यों दिए कम। फिर उसने, जितना तुम कम दिए हो तुम्हारे शरीर का उतना मांस काट लिया जाएगा। उस दिन के बाद से फिर माफ़ी वाफ़ी मांगा। उस दिन के बाद से उस फैक्ट्री वाले मतलब सभी डर के मारे 12 के बजाय 13 ब्रेड रखने लगे कि सूख के कम ना होने पाए। तो वह 12 दर्जन, 12 संख्या के बजाय 1 दर्जन में जो 12 होती है यहाँ पर, तो वो लोग 13 डालने लगे। ठीक, चलिए हाँ आगे कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ 5वें नंबर पर लिखिए, लिख लिए थे ना। उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इस काल के कुछ प्रमुख अधिकारी थे और अधिकारी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से मैं इसी वजह से ये सारी ये जो इतना बातें जो बार बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ, और इसको शब्दों में मैं लिखवा रही हूँ, और फिर आन में बताना क्या है यही बताना है। ठीक, जो अधिकारी पूछे जाते हैं। इस काल में कुछ प्रमुख अधिकारी थे। सौलिक लिख दूँ, सौलिक मतलब शुल्काध्यक्ष लिख दूँ। इसको तो हो ही चुका होगा ना आप लोगों का। ठीक है, ये है सौलिक। ठीक, सौलिक मतलब शुल्काध्यक्ष। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शुल्काध्यक्ष। ठीक, अब सौलिक या शुल्काध्यक्ष का मतलब क्या होता है, कर वसूलने वाला। रज्जु ग्राहक, अगला अधिकारी रज्जु ग्राहक मतलब रज्जु ग्राहक का मतलब होता है भूमि मापने वाला, यानी जमीन की नपाई करने वाला, भूमि मापने वाला। ठीक, ये रज्जु का मतलब क्या होता है, रस्सी होता है। ठीक, रज्जु का मतलब रस्सी होता है। द्रोणा मापक, ये अधिकारी का नाम। द्रोणा मापक अनाज के माप तौल का, अनाज यानी माप तौल करने वाला, जो अनाज को नापता है वही द्रोणा मापक है। ठीक, अनाज माप करने वाला यानी नाप तौल करने वाला। आदि बस लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि 1 2 3 ये 3 में से अगर पूछेगा तो कोई एक पूछ दे, या तीनों रहेगा और एक उसमें कोई और रहेगा, तो यह तीनों आप याद रखेंगे, तो जो नहीं रहेगा वही। कभी कभी नहीं के लिए भी पूछता है। ठीक, चलिए अब अगला नंबर डालिए, 6 नंबर डालिए। इस काल में कर का आधार, इस काल में कर का
कर का आधार बढ़ने से एक तरफ जहां राजपथ मजबूत हुआ, इस काल में कर का आधार बढ़ने से एक तरफ जहां राजपथ मजबूत हुआ, राज्यों का विस्तार हुआ, तो वहीं भारत में पहली बार स्वतंत्र नौकरशाही अस्थाई सेना देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक कालीन सभा समिति जैसी संस्थाओं का लोप हो गया। 7वें नंबर पे लिखिए, इस काल में वैदिक कालीन स्वैच्छिक कबायली सेना का स्थान अब वेतनभोगी अस्थाई सेना ने ले लिया। पहले क्या था कि इसके पहले जो सेना वगैरह जो लोग रखते थे ना, वो स्वैच्छिक हर अब कबीले वाले, मतलब कबीला था पहले, तो कबीले वाले लोग अपना अपना सेना रखते थे। एक दूसरे से जब युद्ध वगैरह होता था तो एक दूसरे अपना अपने सेना भेज के मदद करते थे। ठीक कि ठीक है, आपके तरफ से हमारी सेना लड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेतनभोगी सैनिक को रखा जाता है और एक दूसरे पर भाई चढ़ाई करके अपने राज्य में मिला लेते हैं ना। ये सब बातें तो बता चुकी हूँ। चलिए आगे 8वें नंबर पे लिखिए, इस काल के सिकंदर के आक्रमण के समय नंद सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार तथा अन्य सैनिक थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार तथा अन्य सैनिक थे। 9वें नंबर पे डालिए, लिखिए, इस काल में राजकीय मोहर, राजकीय दस्तावेज तथा लेखन कला के पुनः विकास से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आई। फिर से सुनिए, इस काल में राजकीय मोहर, राजकीय दस्तावेज तथा लेखन कला के पुनः विकास से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आई। अगला, इस काल में 10 नंबर, इस काल में सर्वप्रथम कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसके तहत शूद्र तथा महिलाओं पर कई प्रकार की अपात्रताएं थोप दी गईं। इस काल की प्रशासनिक इकाइयां क्या है? पहले लिखिए, राज्य, द्रोणमुख, खरवटिक, ग्राम। लिख दूं? पहले लिखिए राज, ठीक, राज, फिर द्रोणमुख, फिर खरवटिक, फिर ग्राम। ठीक, इस तरीके ऐसे बना लीजिए। इकाइयाँ हैं ये ग्राम की, ठीक है ना। इस काल में सर्वप्रथम, अभी लिखना नहीं, इस काल में सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था भाई हुआ था, उदय हुआ था, और शूद्र तथा महिलाओं पर कई सारे अपात्रताएं थोप दी गई थी कि आप, चलिए जाने दीजिए, अब नहीं बात करूंगी इस पर, बहुत बातें हो चुकी है। अब हमारी चर्चा महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि पर होगा। ठीक है, अब हम महाजनपद काल या 6ठी सदी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि की बात करेंगे। यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, आता है, आ रहा होगा बोर्ड, ठीक। चलिए, राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति अभी हमने समझाया आपको। अब 6ठी सदी ईसा पूर्व की कुछ जो आर्थिक गतिविधि है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देती हूँ। कुछ बातें मैं यहाँ समझा देती हूँ और कुछ बातों को फिर क्या करूँगी, मैं लिखवा दूँगी। ठीक, पहले समझिए, समझना जरूरी होता है ना।
यहाँ मैं आर्थिक की बात कर रही हूँ, ठीक। आर्थिक की बात हो रही है हमारी। अब ये जो आर्थिक है ये क्या था, ठीक। किस तरीके से महाजनपद काल या 6ठी सदी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? एक था कृषि, ठीक, कृषि, और दूसरे नंबर पे क्या था? व्यापार। भाई व्यापार हो रहा है, और यहाँ पर शिल्प उद्योग की बात हो रही है, ठीक है ना। शिल्प उद्योग, जो बातें समझाया था वो समझ में आया था ना? आपने लिख दिया था ना पूरा लिखवाते समय? नहीं लिखा हो तो लेके मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम पहले कृषि की बात करेंगे, ठीक। किसकी बात करेंगे? इस कृषि वाली की। कृषि जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, क्या था? कृषि था, व्यापार था और शिल्प उद्योग था, ठीक। तो सबसे पहले हम इस कृषि पर थोड़ा चर्चा करती हूँ, ठीक है। इस काल में कृषि अच्छी हो रही थी, ठीक। इस काल में जो है, इस काल में कृषि क्या हो रही थी? अच्छी हो रही थी, अच्छी, ठीक। कृषि यहाँ ले देते, कृषि अच्छी हो रही थी, ठीक। और यहाँ पर कृषि अच्छी हो, यहाँ पर कृषि अच्छी हो, उसके लिए एक यज्ञ किया जाता था। इस महाजनपद काल में कृषि और अच्छे से और जो है पैदावार ज़्यादा हो, उसके लिए एक यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ किया जाता था? एक यज्ञ था, इसका नाम था नवसस्येष्ठी यज्ञ। इसका क्या नाम था? जो कृषि अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, उसके लिए नवसस्येष्ठी यज्ञ किया जाता था। इसको एक और नाम से जानते हैं, दोनों नाम लिखवा दे रही हूँ कि आपको पता चल जाए। अग्रायण यज्ञ, ठीक। अग्रायण यज्ञ, ठीक। इस फसल की अच्छी पैदावार के लिए इस समय नवषष्ठी यज्ञ या अग्रायण यज्ञ किया जाता था। क्या होता था? किया जाता था, किया जाता था। इस काल में भूमि की माप की इकाई या पैमाना करीश। इस काल में भूमि की माप इकाई क्या था भाई? इकाई का जो पैमाना था, पैमाना क्या था? उसका करीश या निवर्तन नाम से, ठीक। जो भूमि के मापने का जो एक पैमाना था, एक इकाई पैमाना था, उसको निवर्तन या करीश नाम से जाना जाता था। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती, इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक। अब ये क्या है? अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए क्या है? यज्ञ है। अच्छी फसल के लिए यज्ञ है। और भूमि इकाई का जो पैमाना है वह क्या है? करीश या निवर्तन है। यह बात समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर दोबारा बताऊंगी, ठीक है ना।
पाणिनि ने माप तौल की इकाई के लिए शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक। पाणिनि ने माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई के लिए प्रस्थिका शब्द का प्रयोग किया, प्रस्थिका, ठीक, प्रस्थिका शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। कौन सी शब्द है? ये प्रस्थिका शब्द है, ठीक। यह जो प्रस्थिका शब्द है यह किसके लिए? यह माप तौल की इकाई के लिए है, ठीक। समझ में आ रहा ना? किसने प्रयोग किया? आपसे यही पूछ सकता है कि माप तौल की इकाई के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो यह आपको पता होना चाहिए। पता हो गया, आप उत्तर लगा लेंगे, ठीक। अब भू सर्वेक्षण के लिए भी भू सर्वेक्षण अधिकारी, भू का मतलब भूमि, जमीन, ठीक। भू सर्वेक्षण अधिकारी, अधिकारी को क्या कहते थे? जो अधिकारी था उसको क्षेत्रकार या रज्जुग्राहक या इसे 3 नामों से, जो भू सर्वेक्षण अधिकारी था 3 नामों से जाने थे, ठीक। या अमच्य कहीं होगा या अमज्य कहीं होगा, तो मेरे लिए सही शब्द यही लगता है अमज्य, तो यहाँ लिख दिया है, ठीक। तो यह तीनों बातें आपको पता होना चाहिए कि भू सर्वेक्षण अधिकारी ये इस नाम से होता था, ठीक, होता था। क्षेत्राकार, रज्जुग्राहक, अमच्य नाम से भू सर्वेक्षण अधिकारी होता था। इन शब्दों का प्रयोग, ये जो शब्द हैं यह तीनों शब्द क्षेत्राकार, रज्जुग्राहक, अमच्य का जो है, इस शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ है? इन सब एक जो है ग्रंथ है, पाली बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हुआ है, ठीक। इन शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ है? पाली बौद्ध ग्रंथ में हुआ है। ये बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बातें भाई? कोई देखिए, ये हो गया आपका एक, यहाँ हो गया दूसरा, है ना। ये जो पहले मैं इसलिए मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस वजह से, और बाकी भी लिखवाऊंगी, ठीक। अब ये हो गया 3, ये 4, ठीक। और 5वें नंबर पे निजी भूस्वामी को उस समय भी भाई जमीन जो है पट्टा होने लगा था, लिखवाने एक दूसरे से लोग खरीद बेच शुरू हो गई थी, ठीक। निजी भूस्वामी को 5वें नंबर पे लिखिए, निजी भूस्वामी को क्या कहते थे? खेतपति कहते थे भाई। अभी भी जो खेती बाड़ी करने वाली जो जमीन उसको खेत ही कहते हैं, खेतपति यानी खेत का स्वामी, ठीक। खेतपति या वत्युपति कहा जाता था।
5 नंबर। ठीक, इसको ज़रा सा आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 5, अब यहाँ पर 6 नंबर की बात कर रही हूँ। 6 नंबर। ठीक, इस काल में भूमि खरीद बिक्री आरंभ शुरू हो गया था ना, आरंभ मतलब शुरू हो गया था। ठीक, इस काल में भूमि खरीद बिक्री क्या हुआ, आरंभ हो गया था, आरंभ हो गया था। और जो जिसने बेचा खरीदा, इसमें कुछ 2 नाम हैं। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि महाजनपद काल या 6ठी सदी ईसा पूर्व में किन किन ने भूमि को दान दिया था या किसने भूमि को बेचा था। तो 2 नाम मैं लिख दे रही हूँ, उसे लिखिए। एक था अनाथ पिंडक तथा आम्रपाली। आम्रपाली ने भूमि दान में दिया था। ठीक, ये लोग भूमि दान में। वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या बात आता है कि भूमि ने स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया। इसका आख्यान कहाँ मिलता है, भवाना विश्वकर्मा। ठीक, यह बात याद आई, याद किए होंगे तो जरूर याद आई होगी। चलिए, ये 7 नंबर, कुछ 1-2 बातें और बता दूं। सात नंबर की बात है, कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। इस समय कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। ठीक, दासों के साथ इस समय दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था। ऐसा नहीं कि बुरा व्यवहार उनके साथ होता था, अच्छा व्यवहार होता था। ठीक, या किया जाता था। ठीक, अब ये हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कृषि संबंधित बातें कोई लिखना चाहे तो ले स्क्रीनशॉट। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा व्यापार के लिए देख लीजिए। अब व्यापार की बात। ठीक, यहाँ कृषि वाली बातें हमने कर दिया। अब व्यापार के लिए थोड़ा सा समझिए। व्यापार में देखिए ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, व्यापार विकास के लिए पांड्य सिद्धि यज्ञ किया जाता था। जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापारी लोग थे, वो भी यज्ञ संपादन करते थे। कौन सा यज्ञ, पण सिद्धि यज्ञ। ठीक, व्यापार के विकास मतलब वृद्धि, विकास या वृद्धि के लिए क्या करते थे, पांड्य सिद्ध यज्ञ किया जाता था। ठीक, किया जाता था। बस एक तथ्य इसके लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे। अब ये भी हो गया हमारा। ठीक, आप समझ लिए।
कि व्यापार में वृद्धि हो, व्यापार में विकास हो, उसके लिए यह एक यज्ञ किया जाता था, पांड्य सिद्ध यज्ञ। ठीक, अब शिल्प की बात करेंगे, ये हो गया होगा ना। अब हम शिल्प की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, समझा दिया, लिखवाऊंगी। ठीक, अब ये जो शिल्प उद्योग है, ठीक, शिल्प उद्योग की हम बात कर रहे हैं। शिल्प उद्योग, जातक ग्रंथों में शिल्प उद्योग जो है, जातक ग्रंथों में ठीक 18 प्रकार के मतलब क्या, शिल्पों की जानकारी मिलती है। शिल्पों की जानकारी मिलती है कि 18 प्रकार के शिल्प उद्योग हो रहे थे। ठीक, यह एक तथ्य है शिल्प उद्योग के लिए। और जो एक श्रेणी, पहले भी हमने आपको बताया था कि श्रेणी, एक ही प्रकार के जो व्यवसाय करते थे भाई। अब ये तो शिल्प उद्योग है, तो भाई जो उद्योग कर रहा था तो उसका भी अपना एक समाज था उस समय। ठीक, उसको क्या कहते थे? श्रेणी करते थे। और ये श्रेणी भी अलग अलग प्रकार के होते थे। ठीक, अब हम थोड़ा श्रेणी की बात करते हैं। श्रेणी, ठीक, श्रेणी क्या, एक ही प्रकार के व्यवसाय से जुड़े, एक ही प्रकार के व्यवसाय क्या लिख देती हूँ मैं भी, व्यवसाय से जुड़े, एक ही प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों, जुड़े हुए लोगों को एक श्रेणी के लोग माने जाते थे। ठीक, श्रेणी का मतलब समझ में आया कि एक ही प्रकार के व्यवसाय, यानी एक जैसा काम करने वाले जो एक दूसरे से जो लोग जुड़े थे उनको ही श्रेणी कहा जाता था। ठीक, अब ये बात समझ में आई। जो श्रेणी है इसका कोई भाई प्रमुख भी तो होगा ना। इसका जो प्रमुख था उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठी, ठीक, श्रेष्ठी, श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता। समझ में आ रहा है ना? फिर से देख लीजिए, श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी या जेत्थक कहा जाता था। जेत्थक कहा जाता था। फिर से देख लीजिए, जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। ठीक, अब श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक श्रेणी के लोग माने जाते थे और श्रेणी का एक प्रमुख भी होता था। भाई उसका मुखिया तो कोई होगा ना। और जो श्रेणी का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, और उसको क्या कहते थे? श्रेष्ठी या जेत्थक कहा जाता था। इतना बात समझ में आए। जो व्यापारिक श्रेणी होते थे न, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा करके, भाई ये श्रेणी तो है, क्या है? व्यापारी है। ठीक, तो जो व्यापारी या जो श्रेणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करता था उसे सार्थवाह कहते थे। नहीं समझा? यानी कि व्यापारिक श्रेणी। ठीक, ये क्या हुआ? व्यापारिक श्रेणी, ये क्या है? सार्थवाह।
अरे भाई बता तो दिया। लो, हमने क्या बताया अभी, 18 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। कहाँ जानकारी मिलती है? जातक ग्रंथ में, ठीक। और एक प्रकार के एक ही काम को जो कई सारे लोग मिल के करते थे ना, उसे एक श्रेणी में कहा जाता था, ठीक। और जो श्रेणी का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? श्रेष्ठी या जत्थक कहते थे, ठीक। और जो व्यापारिक श्रेणी होते थे, जो व्यापारिक श्रेणी होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे यानी कि जाकर जो व्यापार करते थे उन्हें क्या कहते थे? एक शब्द है, क्या है? सार्थवाह। सार्थवाह जो है बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी ये शब्द है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। आपको मैं बताऊं अपनी बात कि एमए में हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय ऐसे ना लाइन से प्रश्न नहीं आता था। जैसे उसने लिख दिया, जैसे लिखा सार्थवाह हो गया, अब एक शब्द लिखता था वार्ता, ठीक। वार्ता, ऐसे सार्थवाह वार्ता, ऐसे और क्या लिख दिया? बल लिख दिया, बल, ठीक। अब क्या लिख दिया? बली। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग किस तरीके से प्रश्न आते थे ये एमए के बाद सार्थवाह। अब सार्थवाह के बारे में लंबा चौड़ा लिखा जाता था। अब सार्थवाह का मतलब श्रेणी के बारे में, व्यापार वर्ग के बारे में लिखा जाता था, ठीक। अब वार्ता शब्द भी एक प्रकार वार्तालाप है। और ये किसके लिए है? ये कृषि संबंधित कार्यों में एक मतलब कहानी थी कि राम और भरत वाली की। जब राम भरत जाते हैं तो राम और भरत में जब वार्ता होती है ना, तो वो वार्ता मतलब कृषि संबंधित ही है, ठीक। वार्ता का मतलब बातचीत संवाद भी होता है। तो वो अपने अयोध्या के बारे में पूछा करते हैं कि क्या क्या बातें, मतलब क्या क्या हो रहा है, फसल कैसी है, कृषि कैसा है, तमाम। तो ये वार्ता शब्द ही थे, वो पूरी कहानी उसमें लिखनी थी, ठीक। अब ये बल मतलब क्या होता है? बल शब्द आया तो बल मतलब क्या होता है भाई? सेना होता है। अब बल शब्द आया, सेना लिखनी है, और सेना किसके बारे में लिखनी थी? हर्ष के समय में, ठीक। जो हर्ष के समय में सेना कैसी थी? बल। तो ये हम तब की बात बता रहे हैं। अब बलि का मतलब सीधे सीधे कर है, ठीक। भाग, बलि, कर, ये सब तो तमाम बातें उस समय काल में पूछा जाता था। आप लोग इस तरीके से ना नहीं लिख पाएंगे, आज की चीज़ें बदल गई हैं। अब ये जो वार्ता शब्द है, वार्ता पे तो भाई बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। क्या हुआ कि मुझे शुरुआत में समझ में आती नहीं थी, तो अब लाइब्रेरी में ढूंढते अब हमें भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। दो शब्द जो है हमें बताऊं कि नहीं, एक तो देखिए वार्ता, ठीक। एक है वार्ता और एक है स्यादवाद, ठीक। इस तरीके से सिर्फ एक अक्षर ये दिया रहता था, इसके बारे में लिखना है, 100-200-400 शब्दों में लिखना होता था। अब ये वार्ता की बात कर रही हूँ, स्यादवाद, ये दोनों क्या करते थे कि मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो लाइब्रेरी में ढूंढ ढांड करके लिखा कि ऐसा होता था ना कि जैसे प्रश्न पूछा वैसे ही कोई शब्द लिखा, उसके नीचे उत्तर लिखे हों। आज के तारीख में देखा जाए तो एक एस.के. पांडे हैं शायद, वो बड़े अच्छे से लिखे हैं। वैसे कोई प्रश्न है, कुछ बात है, उसके बारे में लिखे हैं, तो वो स्कूल टाइम के लिए बड़ा अच्छा है बुक उनका, ठीक। और पीसीएस वगैरह के लिए भी अच्छा ही है। तो अब हम लाइब्रेरी में ढूंढें और लिखें, और संयोग से वह बैग में हम रखें, और कई सारे लोगों ने बताया कि ये वाली बुक में लिखी हुई है, तो सब लोग लाइब्रेरी से लेके लिखें।
और संयोग से क्या हुआ कि मेरा जाना, उसी के बाद ससुराल हो गया। मेरी शादी तो हो चुकी थी, ठीक। तो मैं चली गई और अपनी कुछ चीज़ें ले भी गई थी, पढ़ने ओढ़ने के लिए कि आऊँगी तो परीक्षा देने में काम आएगा। तो अब जिस पेज पे हमने लिखा था ये वार्ता और यादवाद, वह वही छूट गई घर पर ससुराल में। फिर हम वापस मायके आए और परीक्षा होने वाला 10-15 दिन तो बहुत हल्ला हुआ कि ये प्रश्न आएगा। अब हम सब ढूंढने लगे, बहुत परेशान हो गए कि ये वाला तो मेरा पेज ही नहीं, हमने कॉपी में लिखी नहीं थी और ऐसे ही पेजों में लिख के रखा था और वो वहीं जाके छूट गया। अब लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें जमा भी हो चुकी थी, नो ड्यूज उसको बोल नो ड्यूज हो चुका था। अब क्या करें, पहली बार हमने चालाकी लगाई थी, सच बता रहे हैं। अब गए लाइब्रेरी, मोहर वोहर लग चुके थे लाइब्रेरी कार्ड पर कि अब हमारा कोई लेना देना लाइब्रेरी से नहीं है, चुकता हो चुका है। अब चूँकि हमको ये चाहिए, ये आने वाला था, गेस्ट पेपर में बड़ा हल्ला हो गया था कि ये आएंगे और ये तो नहीं आया लेकिन ये ज़रूर आया था। तो जब मैं गई लाइब्रेरियन से, सीधे पर्चे पे लिख के देना होता था, उसका नाम लिखा बुक का, किताब का, और वो निकलवा लिया। और जा कर के हम 2 लोग गए हुए थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, गए हुए थे और वो जल्दी जल्दी बहुत लिख रहे थे। और अचानक न जाने क्या उस लाइब्रेरियन को सनक चढ़ी, उसे लगा कि सबका तो नो ड्यूज इस समय हो चुका है, अब किसी के पास तो कार्ड है नहीं कि कोई मतलब एक्सपायर हो चुका है कि अब कोई बुक जो है निकलवा सके। अब वो आया, बोला कि कार्ड दिखाओ। हमने कार्ड दिखाया तो भाई नो ड्यूज हो चुका था, चुकता मेरा हो चुका था। उसने किताब वापस ले लिया, बहुत रिक्वेस्ट किया और हमने कि दे दीजिए, नहीं दे रहा था। लाइब्रेरियन बहुत डांटा, सुन भी लिए क्योंकि गलती तो थी ना। और हमने बार बार कहा कि सर दे दीजिए, मैं 5 मिनट मिले, आप 5 मिनट मुझे दे दीजिए, नहीं तो ये पेपर मेरा छूट जाएगा, नहीं आएगा मुझे। कि ऐसा क्या है इसमें, हम क्या आप 5 मिनट के लिए देंगे? बोला कि तुम लिख लोगे 5 मिनट में? हमने कहा हाँ। अब उस समय तो मुझे बुक चाहिए थी ना, हमें क्या मालूम कि सच में 5 मिनट में ही लेगा। अब हमने 5 मिनट का वादा करके ले लिया उस बुक को। अब जो हमारे साथ फ्रेंड थे, हम कहे तुम जितना तेज बोल सकती हो, जैसे बोलो उतना तेज बोलो। उसने इस वार्ता के बारे में जितना तेज बोल सकती है, हम वैसे ही तेज से अपना पेन चलाते गए, कुछ शब्दों को कोड में लिखते गए, कुछ बातों को, मतलब पूरा 5 मिनट में वह लाइब्रेरियन मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। 5 मिनट पूरा हो गए, 2। हम 5 मिनट में इस वार्ता को भी लिखे थे, इस यादवाद को भी लिख दिए थे अपने भाषा में, कोड में। अब समझ में आ रहा है? तो आप सोचिए कि कुछ भी किया जा सकता है अगर आप ठान ले तो। हालांकि गलती मेरी थी कि मैं नो ड्यूज करा चुकी थी, लेकिन मुझे इसका उत्तर चाहिए था, चाहे जैसे चाहिए था। तो मैंने 5 मिनट में इस 2 बातों का उत्तर लिया और उसमें ये वार्ता आया था। बड़ा खुश हो गए, हई वाला तो नहीं आया था। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहानी तो सुनाने में ही चली गई समय। अच्छा, एक तथ्य और रह गया है, ठीक। एक श्रेणी और दूसरे श्रेणी में तालमेल बिठाने वाला भी एक अधिकारी हुआ करता था। कहानी हमने सुना दी, ठीक। अब यहाँ पर बातें समझिए, ठीक। आप नहीं, कभी कभी याद दिलवा देते हैं, ठीक। अब ये जो श्रेणी आया है ना, श्रेणी, सार्थवाह, वार्ता, ये सब तो इसलिए मुझे याद आ जाती है तो बातें बता दिया। चलिए, एक श्रेणी तथा दूसरे श्रेणी में तथा दूसरे श्रेणी में तालमेल बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए भी एक अधिकारी
भी एक अधिकारी होता था और उस अधिकारी का नाम क्या है, याद रखेंगे, ये पूछता है। ठीक, भंडागारिक, उस अधिकारी का नाम था भंडागरिक। भंडागरिक होता है या गारिक होता है, भंडागारिक कहा जाता था। ठीक, यह जो भंडागारिक है यह याद रखिएगा अधिकारी। नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई देता कि आप सुनिए, जो अभी श्रेणी की बात मैं बता रही थी, तो एक श्रेणी यानी एक ही कार्य को करने वाले एक श्रेणी के लोग माने जाते थे। उसी तरीके से दूसरा भी कोई शिल्प कार्य है, यहाँ पर मैंने 18 प्रकार के शिल्पों की बात कर रही हूँ। ठीक, और दूसरा भी कोई कार्य है तो वहाँ के दूसरे प्रकार के लोग माने गए, दूसरे श्रेणी के। तो एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में तालमेल बैठाने के लिए, यानी कि आपस में ये लोग कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक से प्रकार से इनका लिखित ब्यौरा हो, दस्तावेज बना रहे, उस चीज़ से तालमेल बैठाने के लिए एक अधिकारी भी था। उस अधिकारी को भंडागरिक कहा जाता था। तो ये अधिकारी श्रेणी का जो तालमेल बैठाने वाला अधिकारी था ना, भंडागरिक या भंडागारिक, यह याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया। अब आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बोल देती हूँ ना, जल्दी हो जाएगा बेटा, ऐसे भी 1 घंटे से साथ ऊपर क्लास बन चुकी है। चलिए लिखिए। हेडलाइन डाल दीजिएगा यही, 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि। लिखिए 1 नंबर पे। इस काल में अच्छी फसल होने के लिए, इस काल में अच्छी फसल होने के लिए अग्रायण या ये अग्रायण हमने कहीं लिखा है, नहीं, हटा दिया। लिख दे रही हूँ शब्द जो कठिन है। इस काल में अच्छी फसल होने के लिए अग्रायण या नवषष्ठी ना, नवषष्ठी यज्ञ होता था। ठीक, भाई ने ये गलत लिखा। ठीक, नवषष्ठी, ठीक, नवषष्ठी, इस तरीके से नवषष्ठी यज्ञ किया जाता था। इस काल में गाय बैल की हत्या करने वाले को चंद्रायण पश्चाताप करना होता था। उत्तर वैदिक काल में भी ये चंद्रायण शब्द आया था, चंद्रायण। ठीक, चंद्रायण पश्चाताप। ठीक, लेकिन इस बात को मैंने वहाँ नहीं लिखवाया था। देखो, उत्तर वैदिक काल की बात है। ठीक, उत्तर वैदिक काल, यह उत्तर वैदिक काल में चंद्रायण पश्चाताप या चंद्रायण यज्ञ किसके लिए होता था? कोई पुरुष अपने ही गोत्र में जब विवाह कर लेता था किसी महिला से, तो ये वाला होता था, यही नाम था। ठीक, लेकिन वह प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए वहाँ हमने नहीं लिखवाया था, बता जरूर दिया था। लेकिन यहाँ महाजनपद काल चल रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल नहीं है, तो इसलिए इस चंद्रायण पश्चाताप किसके लिए किया जाने लगा? जो गाय बैल की हत्या करता था। ठीक, फिर से लाइन पूरा सुन लीजिए। इस काल में गाय बैल की हत्या करने वाले को चंद्रायण पश्चाताप करना पड़ता था। दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर होगा।
इस काल में भूमि मापन की इकाई करीस तथा निवर्तन थे। इस काल में भूमि मापन की इकाई करीस तथा निवर्तन थे। पाणिनि ने इसके लिए प्रस्थिका शब्द का प्रयोग किया था। प्रस्थिका, ठीक, प्रस्थिका शब्द का प्रयोग किया था। इस काल में किया था या किया है, ठीक, पाणिनि ने इसके लिए प्रस्थिका शब्द का प्रयोग किया है लिख दीजिए। इस काल में भू सर्वेक्षण अधिकारी क्षेत्रकर रज्जुक अमच कहा जाता था। अमच रज्जु ग्राहक। फिर से सुनिए, इस काल में भू सर्वेक्षण अधिकारी क्षेत्रकर रज्जु ग्राहक अमच कहा जाता था। अगली लाइन, ये 5वीं होगी ना, हाँ 5वीं। इस काल में भूमि की खरीद बिक्री का प्रचलन आरंभ हुआ, क्योंकि अनाथ पिंडक। इस काल में भूमि की खरीद बिक्री का प्रचलन आरंभ हुआ, क्योंकि अनाथ पिंडक तथा आम्रपाली ने भूमि दान किया था। अनाथ पिंडक के पास आप लिए राजगृह, ठीक, और आम्रपाली वैशाली। इस काल में निजी भूस्वामी को, छठी लाइन, छठे नंबर पर, इस काल में निजी भूस्वामी को खेतपति या वत्युपति, निजी भूस्वामी को खेतपति या वत्युपति कहते थे, ठीक, कहा जाता था या कहते थे। इस काल में निजी भूस्वामी को खेतपति या वत्युपति कहा जाता था। 7वें नंबर पे, इस काल में कृषि कार्य में दासों को लगाया जाता था। हालांकि दासों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता था। गौतम के अनुसार, उसी में लिखिए, ठीक, 7वें नंबर की ही लाइन में लिखिए, जहाँ आपने लिखा कि इस काल में कृषि कार्यों में दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था ना, यह बात लिखा ना। वहीं अगली लाइन लिखिए, गौतम के अनुसार दासों का व्यापार भी होता था। गौतम के अनुसार दासों का व्यापार भी होता था। हालांकि दासों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। महाभारत ग्रंथ तथा, उसी लाइन में आगे लिखिए, महाभारत ग्रंथ तथा बौद्ध साहित्य में, महाभारत ग्रंथ तथा बौद्ध साहित्यों में इस काल के 4 प्रकार के दासों का उल्लेख हुआ है। अब 4 प्रकार नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि प्रकार नहीं पूछेगा, बस प्रकार कितने थे 4 ही पूछेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे लिखकर, और उसके प्रकार बताऊंगे तो उसका मतलब भी बताना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आगे लिखिए। अगली लाइन आपकी कौन सी होगी, शिल्प उद्योग, है ना। ये कृषि वाले भी हो गए, व्यापार वाले भी हो गए। व्यापार में तो एक ही लाइन थी ना, और ये शिल्प उद्योग से संबंधित वाली बातें लिखिए। जातक ग्रंथों के अनुसार इस काल में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। हो गया। यह शिल्पी वंशानुगत आधार पर कार्य करते थे।
अगली लाइन, इस काल के शिल्पी तथा वणिक अपने अपने संगठन बनाकर संगठनों के प्रमुख के नेतृत्व में कार्य करते थे। भाई अपने अपने संगठन थे, एक जैसे लोग थे ना, एक कार्य करने वाले, ठीक। ये संगठन ही श्रेणी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य था एक ही प्रकार के व्यवसाय से संबंधित लोगों का समूह। फिर से सुन लीजिए इसी लाइन को, इस काल के शिल्पी तथा वणिक अपने अपने संगठन बनाकर संगठनों के प्रमुख के नेतृत्व में कार्य करते थे। ये संगठन ही श्रेणी कहलाता था, जिसका तात्पर्य था एक ही प्रकार के व्यवसाय से संबंधित लोगों का समूह। अगली लाइन, इन श्रेणियों का प्रमुख श्रेष्ठी ऑब्लिक जेत्थक कहलाता था। श्रेष्ठी या जेत्थक, जेत्थक होता है, जेत्थक, श्रेष्ठी या जेत्थक कहलाता था, जबकि व्यापार कार्य करने वाली व्यापारिक श्रेणी का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। जो व्यापार कार्य करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था, तो उसका भी तो एक प्रमुख था ना, पहले नहीं बताया था? अच्छा, शायद प्रमुख की बात भूल गए, लेकिन उसे सार्थवाह, जो प्रमुख था उसके सार्थवाह कहलाता था, ठीक। अगली लाइन, विभिन्न श्रेणियों के बीच सामंजस्य बैठाने वाला अधिकारी भंडागरिक कहलाता था। यही लिखा है ना, भंडागरिक, ठीक। अगली लाइन, श्रेणियों को राज्य की ओर से काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी। ये श्रेणियां स्वयं अपने कार्य का नियम बनाती थी। भाई इनको राज्य की ओर से स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी आज़ादी खूब थी। ये श्रेणियां स्वयं अपने कार्य का नियम बनाती थी। श्रेणी, जिसे श्रेणी धर्म कहा जाता था, जिसे श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणियां अपने वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करती थी। यह बातें हम शायद यहाँ बताना भूल गए, ठीक, कोई बात नहीं, लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि वो जो वार्ता और स्यादवाद की कहानी बताने के चक्कर में ना ये लाइन रह गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आप लिखवा दे रही हूँ तो हो जाएगा। फिर से सुनिए, श्रेणियों को राज्य की ओर से काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी। ये श्रेणियां स्वयं अपने कार्य का नियम बनाती थी, जिसे श्रेणी धर्म कहा जाता था, ठीक। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जब ये श्रेणियां अपने कार्यों के लिए जो नियम बनाती थी, उसके लिए कौन सा शब्द है? तो श्रेणी धर्म, ठीक, श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणियां अपने वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करती थी। कौन सा सामान कितने रुपए में बिकेगा, ये यही तय करते थे। मुद्रा भी तो यही जारी करते थे ना उस समय, जो भी आहत सिक्के थे ना, पंचमार्क। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ। अच्छा, ये पूरी लाइन लिखिए, श्रेणियाँ अपने वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करती थी, साथ ही ये श्रेणियाँ न्यायालयों का भी कार्य करती थी। न्यायालय यानी कि अदालत, भाई लड़ाई झगड़े जो होते थे वो इनके पास अदालत बना हुआ था, ठीक। अगली लाइन लिखिए, इस काल में व्यापार के लिए पण सिद्धि यज्ञ किया जाता था। इस काल में व्यापार के लिए पण, ठीक, पाण्ड्य सिद्धि
सिद्ध, पाण्य सिद्ध यज्ञ किया जाता था। ठीक, हमने साथ पाण्य सिद्ध यज्ञ बता दिया था ना, पाण्य सिद्ध यज्ञ। ठीक, इस काल में, अगली लाइन, इस काल में आहत सिक्कों ब्रैकेट में पंचमार्क के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिला था। हाँ, यही वाली लाइन हमें बतानी थी आपको, ये यहाँ आ गया। तो ये जो पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, किसके समय काल में सबसे अधिक जारी हुए थे? यह लाइन मुझे कल बता देना था नंदवंश में, लेकिन पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया। तो नंदों के समय ही सबसे ज़्यादा आहत सिक्के जारी हुए थे। यह लाइन आप वहाँ लिख भी लीजिएगा कि नंद काल में ही सबसे अधिक आहत सिक्के जारी हुए थे। ठीक, या यहीं पर लिख लीजिए, आपको तो याद रहेगा ना, अब है तो वही। अगली लाइन देखिए, ये आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। ये सारी बातें पहले भी बता चुके थे, इसलिए यहाँ पर समझाते वक्त नहीं समझाया था। ठीक है ना। ये आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे और सामान्यतः चौकोर होते थे, चार कोना। ठीक, चौकोर, ऑब्लिक, आयताकार, क्योंकि चौकोर का मतलब ये चारों भुजा समान होती है, वह चौकोर होता है। लेकिन आयताकार में थोड़ा सा ये देखिए बढ़ जाता है, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक, लेकिन फिर भी है तो भाई चार कोना, तो चौकोर या ऑब्लिक, आयताकार, चौकोर ही आएगा, आयताकार नहीं। समझाने के लिए मान लीजिए पूछ दे भाई। ठीक, एवं वृत्ताकार ऑब्लिक गोलाकार, यानी चार भुजा में सिक्के बनते थे या गोला। ठीक, गोलाकार होते थे। कौन? आहत सिक्के की बात कर रहे हो। ठीक, और जिन पर पेड़, मछली, हाथी, मोर, सब कॉमा दे के लिखिएगा। जिन पर, फिर से सुन लीजिए, ये आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे और सामान्यतः चौकोर, वृत्ताकार होते थे, और जिन पर पेड़, मछली, हाथी, मोर, अर्धचंद्र, पर्वत आदि की आकृति ठप्पा मारकर बनाई जाती थी। ठप्पा का मतलब कि ये मार्कर है, इसी पे पेड़, मछली, मोर, हाथी, पर्वत बना दिया जाए और इसको ऐसे, ये चौकोर है, इसी पे ऐसे मार देते थे तो ठप्पा हो जाता था, मतलब चोट खा करके बनता था। ठीक, आहत यानी कि मार के बन रहे हैं ना, आहत। ठीक, आगे लिखिए, इन आहत सिक्कों का प्रचलन लगभग 100 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इन आहत सिक्कों का प्रचलन लगभग 100 ईसा पूर्व तक चलता रहा। अगली लाइन, इस काल में महाजनपदों के उदय और उनकी आवश्यकताओं के साथ ही व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप द्वितीय नगरीकरण की स्थिति बनी। फिर से सुनिए, इस काल में महाजनपदों के उदय और उनकी आवश्यकताओं के साथ ही व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप दूसरी नगरीकरण की स्थिति बनी। अगली लाइन, तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम नगर शब्द का साहित्यिक उल्लेख मिलता है। फिर से सुनिए, तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम नगर शब्द का साहित्यिक उल्लेख मिलता है। अगली लाइन, महाजनपद काल में कुछ 60 नगरों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। महाजनपद काल में
कुछ 60 नगरों की अस्तित्व की जानकारी मिलती है, जिसमें 6 महानगर थे। हमने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे, 16, ठीक, और 10 गणराज्य, ठीक, इतना ही पढ़ाया था ना। तो इसका मतलब थोड़ा कि उस समय हाँ ये लोग शक्तिशाली थे, एक दूसरे पे युद्ध संघर्ष करते हुए राज्य करते थे, लेकिन इसकी चर्चा 60 महाजनपदों की है, ठीक, और उसमें 6 जो थे महानगर थे, यानी कि भाई एक अच्छी स्थिति में थे। जैसे चंपा को हमने एक बार बताया था ना, उसी समय आपने पूछा था, हमने 6 की बात बताई थी, 6 नहीं बताया था गिनती में ना, आपको लिखवाया नहीं था, तो चलिए लिखवा देती हूँ। लिखिए, जिनमें 6 महानगर थे। लिखिए, श्रावस्ती, एक श्रावस्ती, साकेत, दूसरे नंबर पे साकेत, तीसरा काशी, चौथा कौशाम्बी, पांचवा राजगृह, छठा चंपा महानगर थे। अब लिखवा दिया ना। अब आपका ये आर्थिक इस गतिविधि पूरा हुआ। अब देखिए, जो मगध की उत्कर्ष से संबंधित बातें हैं वह सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मगध वाला टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद जो भी क्लास जाएगी वह विदेशी आक्रमण को लेकर के जाएगी, ठीक। विदेशी आक्रमण उस 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो होती है वह 2 होती हैं। एक तो ईरानी का आक्रमण होता है, ईरानियों के 200 साल बाद सिकंदर के नेतृत्व में भी यूनान का आक्रमण होता है। तो हम पहले ईरानी पढ़ेंगे, फिर यूनानी, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पर मैं रखती हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।